क्लास 11 के प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपको सब बता दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। उसमें आप बताया था कि रेडॉक्स जो है ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की हमने आपको 6 डिफिनेशन 6 परिभाषाएं बताई थी एग्जाम्पल के सहित। ऐसे ऑक्सीडेशन की भी हमने 6 परिभाषाएं बताई थी, दोनों में हमने आपको डिफरेंस करके दिखाया था और आई होप कि आप लोग उसको ढंग से रिवाइज करके पढ़े होंगे और आपके समझ में आ भी गया होगा। अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर उसी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में अगर आपने एक उसमें डिफिनेशन ही पढ़ा था कि ऑक्सीकरण संख्या में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को हम कहते हैं ऑक्सीकरण और धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी को हम कहते हैं अपचयन। यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कहलाती है ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण संख्या में कमी कहलाती है अपचयन। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं कि आखिर में ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है या ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो इसका बड़ा डिटेल ट्रीटमेंट है, देखा जाएगा, लेकिन आप अपने लेवल के लिए इतना समझिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि हमारे पास एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सब लोग जानते हैं, इसी को सामान्य भाषा में तेजाब कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मान लीजिए हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे कह दूं हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग पाउडर सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए मैं यहाँ पे एसीटेट आयन कह दूं यहाँ पर CH3COO- ये हो गया। या मान लो मैं कह दूं कि मेरा यहाँ पर ये कोई सल्फेट आयन है SO4 पर -2 कर दिया। ऐसे मान लो मैं कहूं मेरा यहाँ पर फास्फेट आयन है PO4 पर -3 ऐसे है। ऐसे मान लो मैं कहूं कि यहाँ पर मेरा NO3- नाइट्रेट आयन है। ये सब दिख रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर मेरा ये N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये O2 मॉलिक्यूल है। मान लो मैं कह दूं यहाँ मेरा यहाँ पर P4 है, ठीक। ऐसे मान लो मैं कहूं मेरा यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल है, ऐसे है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कैसे, यहाँ पे Na+ लिखा है, यहाँ पर Mg++ ये लिखा हुआ है, यहाँ मान लो मैं करता हूँ Fe+++ ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मैं एनायन की बात कर लूं तो मान लो मेरे पास यहाँ पर Cl- लिखा है, ऐसे O पर -2 लिखा है, ऐसे मान लो हमारे यहाँ पे S पर मेरा -3 लिखा है, ऐसे मान लो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। ये तमाम बातें आपको दिख रही हैं। इसी प्रकार से हम एटम लिख लेते हैं। मान लो हमने कहा कि मेरे पास यहाँ कार्बन एटम है, ये मान लो सल्फर एटम है, ये सोडियम एटम है, मान लो यहाँ पर ये पोटेशियम एटम है। इतने ढेर सारे हमने लिख दिए एग्जाम्पल अलग अलग कैटेगरी के। इसमें से आपको दिखाई पड़ रहा है कि सब परमाणु है, स्वतंत्र परमाणु है। ये देख रहा है कि कुछ ये बड़े मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं जिन पर ये सब देखिए, स्पेशली ये दोनों यहाँ पे मॉलिक्यूल है जिनमें कोई चार्ज यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा, उदासीन अणु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज है, मतलब आपका ये थोड़ा सा बड़ा सा एनायन दिख रहा है, रेडायन दिख रहा है। ये भी आपका रेडायन है, ये भी रेडायन है, ये भी रेडायन है, लेकिन थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये सब भी रेडायन है, लेकिन देखिए खाली एक परमाणु वाला रेडायन है। देखिए ये सब एक परमाणु वाले रेडायन है। इस तरह से S पर -2 होता है। तो ऐसे धनायन की बात करें तो धनायन में भी आपका धनायन बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर NH4 यहाँ पर प्लस लिख दूं, या मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है Na+ लिखा है, Mg++ लिखा है, Fe+++ लिखा है। तो हमने कई कैटेगरी के यहाँ पे रासायनिक संरचनाएं हमने लिख दिया है, जिसमें से छोटे से परमाणु से लेकर के बड़े मॉलिक्यूल तक के सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। अब मेरी बात सुनो, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं और वह सारी बात हम जानते हैं कि कोई कहे कि परमाणु ये बताओ आपस में संयोग क्यों करते हैं, हम कहते हैं कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वो आपस में संयोग करते हैं। या उसी बात थोड़ा सा बदल के कहा जाता है कि वो क्यों संयोग करते हैं, तो आप कहते हैं कि नोबल गैस जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु संयोग करते हैं। थोड़ा सा और कहा जाता है कि अपना अष्टक नियम, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए परमाणु संयोग करते हैं। उसके कुछ अपवाद जैसे हाइड्रोजन में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा में होते हैं, बाकी सब में 8 होते हैं। ये सारी बात हम लोग बड़े जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और ऐसा करने के लिए, मतलब अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या नोबल निष्क्रिय गैसों जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए परमाणु के पास बताया गया था आपको कि मुख्य रूप से 2 रास्ते बताए गए थे। एक होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग अथवा ग्रहण, निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाए, एक तरीका बताया था। हम सब लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो आप जानते हैं कि त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आता है।
और इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ऋण आवेश आता है। सब हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा एक और तरीका आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की साझा भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के साझे से भी आप जानते हैं परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऋण आवेश आएगा। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस परमाणु पर आवेश आता है उसको हम लोग आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आयन के थ्रू अगर बांड का निर्माण होता है तो उसको हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। हम लोग वहां पर पढ़े हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरा मैंने तरीका बताया कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से भी वहां पे अस्थायित्व प्राप्त किया जाता है, वहां बांड बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बांड को हम लोग कोवेलेंट बांड कहते हैं। इस तरह से तो चाहे आपका मॉलिक्यूल है आयनिक बांड से बना हो और चाहे आपका मॉलिक्यूल कोवेलेंट बांड से बना हो, ठीक। अगर आयनिक बांड से बना है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग अथवा ग्रहण से अगर कोई बांड बनता है तब तो उस परमाणु पर आवेश आएगा। ये पहले से एक्सप्लेन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन त्यागा धन आवेश आया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ऋण आवेश आया। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कोवेलेंट बांड बनते हैं, ध्यान दीजिए, जो कोवेलेंट बांड, वहां पे तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से तो कोई आवेश आता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के समय मतलब कोवेलेंट बांड बनते समय इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से अगली जगह पे जाते हैं, उसी के पाथ को ट्रैक करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसी का नाम है ऑक्सीकरण संख्या। ये तो सही बात यही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर थोड़ा उसको अभी समझना कठिन लग रहा हो तो इतनी सी बात समझ लो आप कि चाहे कोई परमाणु हो या कोई आपका उदासीन अणु हो, चाहे आपका कोई आयन हो, ठीक, कोई भी हो, तो चाहे हमारा अकेला परमाणु हो या हमारा उदासीन अणु हो, चाहे आयन हो, इनमें परमाणुओं पर जो आवेश होता है, ध्यान दीजिए, इनमें परमाणुओं पर जो आवेश होता है उसी आवेश को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे उदाहरण के लिए ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, ये सब परमाणु है। तो क्या इस परमाणु पर कोई नेट आवेश होगा, नेट चार्ज होगा? नहीं होगा। हम सब लोग जानते हैं, परिभाषा ही पढ़ते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर जितना होता है धनावेशित प्रोटॉन उतना ही होता है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो कोई आवेश होगा ही नहीं। इसका मतलब इनका संख्या कितना हो गया? शून्य हो जाएगी। लेकिन जरा यहां पे आइए, ये देख रहे हैं कि इसमें कई परमाणु मिलके इस मॉलिक्यूल को बनाए हुए हैं। और जब कई परमाणु मिलकर के मॉलिक्यूल को बनाए हुए हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है लेन देन हुआ हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई हो, और इस लेन देन अथवा साझेदारी से हो सकता है कि अब यहाँ पे आवेश आ गया हो। तो भले ही यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है आवेश, लेकिन अभी हम आपको तमाम नियम बताएंगे। उन नियमों से जब हम गणना करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस मॉलिक्यूल, जितने भी हमने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, उनके परमाणुओं पर आवेश होगा। वो आवेश नहीं भी, जीरो भी हो सकता है, वो आवेश धनावेश भी हो सकता है, वो आवेश ऋणावेश भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं या हमारे जो जटिल आयन दिखाई दे रहे हैं, इनके परमाणुओं पर जो आवेश होता है उसी आवेश को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो एक लाइन में आप क्या बताओगे? तो कह देना कि किसी अणु अथवा आयन के घटक परमाणुओं पर जितना जितना आवेश होता है उसी आवेश को ही हम उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यहां एक शब्द आया था घटक। तो घटक का मतलब क्या होता है? मतलब जिनके मिलने से वो बना हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ बिल्डिंग का घटक क्या है, तो बिल्डिंग जिससे बनी होगी घटक हो गए। ये ईंट पत्थर जो आपका सरिया सीमेंट बालू जो लगा उसको घटक हो गया। इस प्रकार जैसे कहा जाए कि इसके घटक क्या है, सभी को हम कह देंगे कि इसका हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के घटक हैं, घटक परमाणु हैं। तो जिन परमाणुओं के मिलने से हमारा कोई अणुयान बना हुआ है उन्हीं को हम लोग घटक परमाणु कहते हैं, कंपोनेंट एटम कहते हैं। और इन घटक परमाणुओं के ऊपर जो आवेश पाया जाएगा उसी आवेश को ही हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अगर आवेश शून्य होगा तो उसको हम कहेंगे इसका संख्या यहाँ पर शून्य है, और अगर वो +1 होगा, चाहे +2 होगा, चाहे +3 होगा, चाहे -1 होगा, तो जितना होगा हम उसको उसकी संख्या कह देंगे। हाँ, इसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के तहत ही ये डिसाइड किया जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी।
तो हम थोड़ा सा एक सेंटेंस और बोल रहे हैं, देखिए जरा कि किसी अणु या आयन के घटक परमाणुओं पर उपस्थित आवेश जो निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं आक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो संक्षेप में इतनी बात समझो कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के एटम पर जितना चार्ज होगा उसी चार्ज को हम कहेंगे आक्सीकरण संख्या। अब उस चार्ज को निकालने के लिए कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं और उन नियमों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमने आपको आक्सीकरण संख्या क्या होती है बताने का पूरा प्रयास किया है। और मान लो उदाहरण के लिए मैं थोड़े समय के लिए कह दूं अगर आपसे कि चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन पर धन आवेश है, धन 1 आवेश है और सल्फर पर यहाँ पर धन 6 आवेश है, O पर यहाँ पर -2 आवेश है, ये सब है। अच्छा, ये सब कैसे आएगा हम सब आपको बताएंगे। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में H का ऑक्सीजन संख्या कितना कहलाएगा? +1 कहलाएगा, +1। S का कितना कहलाएगा? तो +6 कहलाएगा, ठीक। O का कितना कहलाएगा? -2 कहलाएगा। तो इस तरह से हमने परमाणुओं पर जो यहाँ पर हमने आवेश लिख दिया है यही इस परमाणु की आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। और ये सब कैसे आता है इसके लिए निश्चित नियम होते हैं, वो नियम आपको अगले वीडियो में हम डिटेल में उदाहरण से बना के हम आपको भेजने वाले हैं। तभी आप इतने को ढंग से रिवाइज करिएगा और बाकी जो इसका बचा पार्ट है आक्सीकरण संख्या का वो अगले क्लास में आपको हम बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो लंबी नहीं हो सकती, अदरवाइज इसको हम लंबा कर देते। तो बस आज इतना ध्यान दीजिएगा, अगली वीडियो में इसका डिटेल, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको करके दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।